Assalamu alaikum. We are going to start chapter 2 for the course code 5040 of financial management from Allama Iqbal Open University. So this is the continuity for chapter 2, where you can also find the chapter 1 we have already put on our YouTube channel. So in chapter 2 we will be discussing the business, tax and financial environments. So there are three things which we will be studying. One is the business environment, tax environment and financial environment. So when we will finish this chapter, तो हम क्या क्या चीज़ सीख चुके होंगे, वो यहाँ पे 6 चीज़ें हैं जो हम सीख चुके होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ. इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लेटर ऑन हम उसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे. तो इसमें बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन उसकी 3 टाइप्स हैं बेसिकली, उससे ज़्यादा हैं लेकिन हम 3 ही पढ़ेंगे इस अपने कोर्स में. तो उसको वो कौन कौन सी हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद वेरियस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हम पढ़ेंगे. और हम जब एसेट्स को एक्वायर करेंगे तो उसके कौन कौन से तरीके हैं, जैसे हम फ़ंड रेज़ कर सकते हैं. तो उसमें अगर हम डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो वो क्यों टैक्स एडवांटेजेस है अगर हम कॉमन या स्टॉक फाइनेंसिंग करते हैं, वो हम सीखेंगे. दूसरा हम सीखेंगे डिस्क्राइब द पर्पस एंड मेकअप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं और उनका पर्पस क्या है और वो कैसे बनती हैं. उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट रिस्क. उसमें कुछ डेफिनेशन टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो वो हम पढ़ेंगे. उसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क और कुछ अदर हमारे हैं यील्ड के हिसाब से है. छठा हम यील्ड कर्व देखेंगे कि यील्ड कर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ता है टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ द स्टॉक. लाइक अगर हमने कोई स्टॉक परचेज़ किया है तो उस पर इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ता है विद द टाइम दैट वी कीप द स्टॉक. तो अगर वो स्टॉक हमारे पास 1 साल रहा है, 2 साल रहा है, 3 साल रहा है, तो उसके हिसाब से तो यील्ड कर्व का हम वो पढ़ेंगे. तो अभी हम जो समरी क्या होगी, बिज़नेस एनवायरनमेंट है, टाइप्स ऑफ बिज़नेस है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं. फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है, उसमें हम बारो और लैंडिंग कर सकते हैं. तो फाइनेंशियल मार्केट से हम कैसे फ़ंड रेज़ कर सकते हैं. और प्राइवेट प्लेसमेंट, दिस इज़ वेरी इजी कि हमने ख़ुद से कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिज़नेस में. उसके बाद इंटरेस्ट रेट में हम क्या पढ़ेंगे, यील्ड कर्व जो है उसका हम कंसेप्ट लेंगे और वो कैसे इंटरेस्ट रेट को इफ़ेक्ट करती है ओवर द टाइम पीरियड. तो ये इसकी समरी है. तो ये जो चैप्टर 2 का जो उन्वान है वो बिज़नेस एनवायरनमेंट, टैक्स एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट. तो ये हमने इनका रिलेशन देखना है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बिज़नेस जो है एनवायरनमेंट वो क्या है. तो बिज़नेस एनवायरनमेंट ये मैंने पहले बता दिया कि टैक्स एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ये हम 3 पढ़ेंगे. तो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ना, देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन. पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप. इसमें क्या कहते हैं कि बिज़नेस ओन्ड बाय वन पर्सन एंड ऑपरेटेड फॉर हिज और हर ओन प्रॉफिट. ये एक ही मालिक होता है बिज़नेस का और वही उसका उस बिज़नेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो वो उसी का होता है. तो आपने एक कॉन्सेप्ट को ज़हन नशीन करना है कि जो हम कहते हैं कि बिज़नेस इज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर्स. वो सोल प्रोप्राइटरशिप जो टाइप ऑफ बिज़नेस है उसमें नहीं होता. उसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो उसका ऑनर होता है वो ही बिज़नेस होता है, वो लायबल होता है लाइबिलिटीज़ के लिए भी, और जो भी प्रॉफिट अगर है तो वो उसका होता है. तो वो उसकी पर्सनल इनकम टैक्सेशन में जाता है, वो उसकी कॉरपोरेट टैक्सेशन में नहीं जाता. तो ये आपका कॉन्सेप्ट एक ज़हन में रखना है, तो आपको जो बिज़नेस जो टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो बड़ी इजीली समझ आ जाएंगी. दूसरा हमारा है पार्टनरशिप्स. अ बिज़नेस ऑपरेटेड बाय 2 और मोर पीपल टुगेदर टू फॉर अ प्रॉफिट. बिज़नेस इंटेंशन इज़ जस्ट टू अर्न अ प्रॉफिट. वाई पीपल स्टार्ट बिजनेस टू अर्न अ प्रॉफिट. तो 2 हम पढ़ चुके हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप है जहाँ पर एक ही बंदा लॉस और प्रॉफिट का ज़िम्मेदार होता है और वो उसी को अटेन करता है. पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब बिज़नेस इकट्ठा करते हैं in order to make a profit, so that's our partnership. The third one is corporations, an intangible business entity created by law and is a separate entity to its owners. जो बात मैंने पहले आपको की है
कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो हैं उनमें बिजनेस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर उनकी कोई लाइबिलिटीज़ है तो जो उनके क्रेडिटर्स हैं वो उनको सू कर सकते हैं उनके पर्सनल नेम से, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के या पार्टनरशिप के जो ऑनर्स हैं। लेकिन कॉरपोरेशंस में जो कॉरपोरेट है, जो फर्म है, वो इंटेंजिबल बिजनेस एंटिटी है और उसको हम सेपरेट एंटिटी कहते हैं। तो अगर वो उसको सू करते हैं, कोई केस करते हैं, तो वो कंपनी के नेम को सू करेंगे, वो उनके ऑनर्स को सू नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऑनर्स हैं वो शेयर होल्डर होते हैं और इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये हम 3 बिजनेस फॉर्म्स हमने पढ़े हैं, इससे वैसे ज़्यादा होते हैं बट वी विल जस्ट फोकस ऑन दिस 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। Then the next one is like what are the strength or advantages of these 3 type of businesses। तो उसमें सबसे पहला जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें हम देखते हैं कि ऑनर रिसीव ऑल प्रॉफिट्स। सो उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो तो ऑनर को ही जाता है सारा प्रॉफिट। सो ही डजंट नीड टू बी टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट विद अदर पार्टनर्स और अदर ऑनर्स। सो इट्स अ सिंगल ऑनर, तो प्रॉफिट सारा उसी का होता है और इसी तरीके से लॉस भी उसी का होगा। लो ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट, ज़ाहिर बात है वो बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना बड़ा नहीं होता तो उसकी जो कॉस्ट है वो लो होती है। इनकम टैक्स एज पर्सनल इनकम ऑफ प्रोप्राइटर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में ये सेपरेट एंटिटी काउंट नहीं होता, तो जो ऑनर होता है उसकी जितना भी प्रॉफिट होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इनकम। सो फिर इस पे इनकम टैक्स का जो रूल है वो अप्लाई होता है, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स का रूल अप्लाई नहीं होता। उसमें उसके अपने सीक्रेट्स होते हैं, ही कैन कीप हिज सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ। और अगर वो कंपनी को ख़त्म करना चाहता है तो इट्स वेरी इजी टू डिज़ोल्व द कंपनी, और वो इंडिपेंडेंट होता है, उसमें उसके इंडिपेंडेंट डिसीजंस होते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। पार्टनरशिप के भी एडवांटेजेस तकरीबन सिमिलर हैं। उसमें ये होता है कि एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, तो अगर उनको फ़ंड रेज़ करना हो तो वो ज़्यादा फ़ंड रेज़ कर सकते हैं, या अगर उन्होंने फ़ंड रेज़ उधार से करना है, बोरोइंग्स करनी है, तो वो एक ऑनर से ज़्यादा ऑनर होंगे, पार्टनर होंगे, तो उनके मींस या उनके रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। और फिर वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं तो वो मतलब डिफरेंट ब्रेन कम्स टुगेदर टू मेक डिफरेंट स्ट्रेटजीज विच इज़ बेनिफिशियल टू द पार्टनरशिप बिजनेस। उसके बाद वो एम्प्लॉइज़, गुड एम्प्लॉइज़ को रिटेन कर सकते हैं दैन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि वो डिफरेंट आर्गूमेंट्स होंगे तो वो डिस्कस करके एक SOP, एक पॉलिसी बना सकते हैं टू हायर अ पीपल और टू फायर अ पीपल। और नेक्स्ट जो उसका एडवांटेज है वो वही है जो सोल प्रोप्राइटरशिप का है कि उनकी जो भी इनकम है दैट इज़ कंसिडर्ड एज लायबल टू इनकम टैक्स, नॉट अ कॉर्पोरेट टैक्स। तो उनकी जो पर्सनल इनकम ही कंसीडर होगी, जो भी प्रॉफिट वो पार्टनरशिप बिजनेस से लेंगे। अच्छा, अभी इनमें थोड़ी सिमिलैरिटी है, लेकिन असाइड फ्रॉम दिस 2 कॉरपोरेशंस आर वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू एडवांटेजेस। इसमें क्या होता है कि कॉरपोरेशन में आप स्टॉक पे आपने शेयर इशू किया, उसकी वैल्यू इशू की, तो उसका जो शेयर होल्डर हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है 100,000, तो आपकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म विल नॉट बी मोर देन 100,000, वो उसी के बराबर ही रहेगी, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ 100,000 और वो कंपनी डिज़ोल्व हो गई है, देन यू विल नॉट लूज़ मोर देन 100,000, ओनली द 100,000 यू विल बी एबल टू लूज़। एंड देन आपसे कोई ये नहीं पूछेगा भाई आपने इतने, इस फर्म ने इतने पैसे देने थे तो आप और पैसे दें, तो आप सिर्फ वही लूज़ करोगे जो आपने इन्वेस्ट किया। तो इसलिए आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। दूसरा एडवांटेज क्या है, कैन अचीव लार्ज साइज ड्यू टू मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो इसमें आप लार्ज साइज़ ऑफ फंड्स आप रेज कर सकते हो, क्योंकि ये जो कॉरपोरेशंस होती हैं ये लिस्टेड होती हैं और ये फाइनेंशियल मार्केट में आप इसको इशू कर सकते हैं। हमने पहले चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हम कैसे इसकी एसेट्स एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं, उसकी फाइनेंसिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये उसी का ट्रेल है। ऑनरशिप इज़ रेडिली ट्रांसफरेबल, तो ऑनरशिप जो है वो आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के, जहाँ पे आपको डिज़ोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, ये उसके ड्रॉबैक में आएगा। तो उसका डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का कि वो डिज़ोल्व होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है।
तो इसमें क्या है कि ये डिज़ोल्व ये ट्रांसफ़र हो सकती है, आप ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपका 100,000 जो है उसका शेयर है तो आप उसको सेल कर सकते हो। उसका नेक्स्ट एडवांटेज है लॉन्ग लाइफ ऑफ फर्म नॉट डिज़ोल्व बाय डेथ ऑफ ऑनर, क्योंकि शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, तो अगर कोई शेयर होल्डर जो कि एक्चुअल ऑनर होता है अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो इट डजेंट इफ़ेक्ट द फर्म ऑपरेशंस, तो वो उसकी लाइफ चलती रहती है, वो गोइंग कंसर्न में चलता रहता है। और इसमें आप प्रोफेशनल मैनेजर जो है वो हायर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी SOPs होती हैं, आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सीनियर मैनेजमेंट को चूज़ करते हैं तो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उसके बाद आप कैपिटल मार्केट में आपके पास एक्सेस होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं वो कैपिटल मार्केट में उनका एक्सेस नहीं होता, कॉरपोरेशंस का एक्सेस होता है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं टू जनरेट फंड्स। उसके बाद रिसीव सर्टन टैक्स एडवांटेजेस। अभी हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप है उसमें इनकम टैक्स जो है वो कंसीडर होता है पर्सनल इनकम, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स होता है, तो इसमें टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, क्योंकि आप जब प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट्स जो टैक्सेशन की कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन जो है उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है, वो ऐड बैक होता है आपके जो आप कैश फ्लो में जाते हैं ना, तो उसमें यानी कि रिसीवेबल आपके इंक्रीज़ हुए हैं डिक्रीज़ हुए हैं उसका फ़र्क पड़ता है। और फिर डिविडेंड आप इशू करते हैं, तो डिविडेंड जब आप इशू करते हैं उसके बाद जो आपके प्रॉफिट बचते हैं तो उस पर फिर आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है। तो इसमें सर्टन टैक्स एडवांटेजेस होते हैं कि आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो नेक्स्ट में वो यही बता रहा है टैक्सेस आर जनरली लोअर देन फॉर अ पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप सिंस कॉर्पोरेट इनकम इज टैक्स्ड एट लोअर रेट्स एंड सम डिविडेंड्स पेड टू द ओनर्स हैव टैक्स क्रेडिट्स। तो जो मैंने डिविडेंड्स की आपको बात की है कि वो डिविडेंड पे हो जाता है और उसका टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो वो जो डिविडेंड ऑलरेडी पे आउट हो गया है उस पर टैक्स जो है वो हम नहीं कैलकुलेट करते, उस पर इंस्टेड टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। तो ये हमने एडवांटेजेस जो है ना वो पढ़ लिए हैं डिफरेंट जो हमारी बिजनेस टाइप्स है। अभी इसके हम डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो वीकनेसेस है, ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है या सोल प्रोप्राइटरशिप, इनके तकरीबन सिमिलर डिसएडवांटेजेस हैं। पहला क्या है कि ऑनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, टोटल वेल्थ कैन बी टेकन टू सेटिस्फाई डेट्स। इसमें क्या होता है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी ज़हन नशीन करना है कि व्हाट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड व्हाट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कॉरपोरेशंस में कि जो शेयर होल्डर है उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है कि वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है ऑनर्स के लिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप में है, कि अगर वो किसी को उसने पे ऑफ करना है या देयर इज़ सम लायबिलिटी ऑन हिज बिहाफ, देन ही इज़ पर्सनली लायबल टू पे दैट डेट। तो क्या होगा कि उस बिज़नेस का जितना भी कैपिटल है, जितना भी टोटल वेल्थ है, वो जो है ना उसको पे ऑफ करने में वो सारी यूज़ हो सकती है। तो इसमें वो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी ऑनर्स की। और उनके लिमिटेड फंड रेजिंग पावर टेंड्स टू इनहिबिट ग्रोथ, उसके पास ऑप्शन कम होते हैं फंड जनरेट करने के। तो अगर वो ग्रोथ करना चाहता है या बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो वो उसके फंड रेजिंग का प्रॉब्लम होगा। अगर उसके पास अपनी वेल्थ है दैट्स ओके, बट इफ़ ही नीड्स टू जनरेट फंड्स तो वो फंड्स ईजी नहीं है जनरेट करना, तो वो ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगा। और फिर एक ही ऑनर है, देन ही मस्ट बी एबल टू लुक आफ्टर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, तो जो कि नॉर्मली नहीं होता। इट्स नॉट अ वन मैन शो कि वो एक ही वो सारे डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करेगा और वो सब चीज़ें खुद से कर सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें अगर कोई आप मैनेजर हायर करते हो देन ही विल स्टे मैनेजर ऑलमोस्ट द होल लाइफ इफ़ ही इज़ वर्किंग विद दैट गाय, क्योंकि उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की प्रॉपर है ही नहीं, डिपार्टमेंट्स प्रॉपर होते नहीं हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो है ना वो लॉन्ग टर्म आपके पास स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास प्रमोशन के चांसेस या इंक्रीमेंट्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो लास्ट डिसएडवांटेज बता रहे हैं, लैक्स कंटिन्यूटी व्हेन प्रोप्राइटर रिटायर्स और डाइज। तो जैसा कि हमने एडवांटेजेस पढ़ा था कॉरपोरेशन में कि अगर कोई ऑनर इफ़ ही डाइज
तो कॉरपोरेशन जो है ना वो लॉन्ग लाइफ है, वो चलती रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है या वो कंटिन्यू खुद से नहीं करना चाहता या उसकी डेथ हो जाती है, तो द बिज़नेस इज़ इफेक्टेड अ लॉट, इट रिजल्ट्स इन क्लोजर ऑफ द बिज़नेस। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप बिजनेसेस के, तो वो तकरीबन सिमिलर हैं। लाइक ऑनर्स जो हैं वो सारे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उन पे, और उसके बाद अगर वो रिटायर होते हैं या डाइज होते हैं तो जो डिज़ोल्व करना कंपनी को इतना वो आसान नहीं होता, इट्स डिफ़िकल्ट। और दूसरा डिफ़िकल्ट टू लिक्विडेट और ट्रांसफ़र पार्टनरशिप, अगर वो पार्टनरशिप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल मार्केट कि आप जो है वहाँ पे बिड कर दोगे कि मैं अपने 10,000 शेयर जो है वो बेचना चाहता हूँ, तो ब्रोकर बैठे होंगे जो आपको वो बेच के दे देंगे। तो ये जब ट्रांसफ़र होता है जो लिक्विडेशन फंड्स का या पार्टनरशिप ट्रांसफ़र होती है, तो वो वेरी डिफ़िकल्ट टू कम टू a single point that okay we all agreed that the transfer will be done against this much amount। तो लास्ट क्या होगा, डिफ़िकल्ट टू अचीव लार्ज स्केल ऑपरेशंस, वो सेम है कि ग्रोथ का जो फैक्टर है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं बिज़नेस को, आप ऑपरेशंस को लार्ज स्केल पे लेके जाना चाहते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। अभी डिसएडवांटेजेस लास्ट में हम देखेंगे कॉरपोरेशंस के। पहला है सब्जेक्ट टू ग्रेटर गवर्नमेंट रेगुलेशन दैन अ पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें ज़्यादा जो डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है, क्योंकि आपकी कंपनी लिस्टेड होती है फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, तो वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं, और जो कि एक्सपेंसिव भी होता है। इन कॉरपोरेशंस को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना एक्सपेंसिव होता है, और इसमें आपको जो एम्प्लॉयज़ है या जो मैनेजर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है ना वो मेंटेन करना पड़ता है। तो जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमने उनको स्टॉक ऑप्शंस देने हैं, हमने उनको इंसेंटिव्स देने हैं या बोनसेस देने हैं। तो अगर हम वो नहीं देंगे तो हम उनका इंटरेस्ट जो है टुवर्ड्स अचीविंग द गोल हम उसको कंप्रोमाइज़ करेंगे। और इसमें सिक्रेसी नहीं होती, क्योंकि आपके जो भी फाइनेंशियल्स होते हैं, एनुअल फाइनेंशियल्स होते हैं, तो आपको वो पब्लिश करना होते हैं ताकि आपके सारे शेयर होल्डर उस तक पहुंच सकें और वो देख सकें कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, उसके डिविडेंड क्या है। तो इसमें कोई सिक्रेसी आप कंटेन नहीं करते, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करना होती है। और सेकंड लास्ट भी वो कह रहा है कैन बी डिस्ट्रैक्टेड बाय स्टेक होल्डर इंटरफेरेंस एंड गवर्नमेंट इश्यूज़। तो गवर्नमेंट इश्यूज़ मतलब सॉरी इट्स नॉट गवर्नमेंट इश्यूज़, इट्स गवर्नेंस इश्यूज़। तो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि सब कुछ ये फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ऑफ द शेयर होल्डर। तो उसमें फिर हमने CSR पढ़ा था जो गवर्नेंस में आता है। तो गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप कोई एंड यूज़र बना रहे हैं आइटम्स और वो हार्मफुल है, या गवर्नेंस इश्यूज़ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, तो ये इस तरह के इश्यूज़ इसमें बहुत आ सकते हैं जो कि पार्टनरशिप में और सोलो प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई नहीं पूछता। लास्ट पे है सीनियर मैनेजर सेल्फ इंटरेस्ट में नॉट अलाइन विद द ऑनर्स इंटरेस्ट, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट जो अपॉइंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करते हैं, तो वो उनको फर्म के गोल की तरफ काम करना, तो उसके इंटरेस्ट में इनको सारे काम करना होता है। तो वो लैक उसमें हो सकता है अगर हम इंसेंटिव्स और बोनसेस जो हैं वो प्रॉपरली हम उनको नहीं देते अवेल करने के लिए। ये दोबारा उन्होंने वही बातें बताई हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो मैं इसको ज़रा जल्दी आपको बताता जाऊंगा क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट है बार बार। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बिज़नेस है वेयर देयर इज़ ओनली वन ऑनर, दिस सिंगल ऑनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सारी जो भी लाइबिलिटी होगी वो लाइबल होगा उसको पे ऑफ करने के लिए। वो सेपरेट कंपनी को वो कोई सू नहीं कर सकता, वो जिसने पैसे लेने हैं वो उसको डायरेक्टली सू करेगा। और ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम आजकल के हम अपने सोसाइटी में भी देखते हैं। बिजनेस इनकम इज़ अकाउंटेड फॉर यूर पर्सनल इनकम टैक्स, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी उसकी इनकम होगी वो उसकी पर्सनल इनकम कंसीडर होगी टैक्सेशन पर्पज़ के लिए। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो सेम है, आई विल जस्ट गो थ्रू इट, आई विल रीड इट फॉर यू बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर। एडवांटेजेस सिंप्लिसिटी, लो सेटअप कॉस्ट, क्विक सेटअप, least regulated, owner keeps all the profit, and the same as for the losses।
डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, हार्ड टू रेज एडिशनल कैपिटल, बिजनेस एंटिटी लिमिटेड टू द लाइफ ऑफ ऑनर, अगर ऑनर की डेथ हो जाती है दैन द बिजनेस इज डिसॉल्व्ड। और लास्ट पे कैन हैव लिमिटेड एक्सेस टू आउटसाइड फंडिंग फॉर द बिजनेस, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होते कैपिटल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, तो बाहर से फंडिंग बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। अभी दूसरा पार्टनरशिप है बिजनेस विच इज़ फाउंड टू और मोर इंडिविजुअल एक्ट एज ऑनर। इसमें भी वही सेम है, बिजनेस इनकम जो है वो पर्सनल इनकम कंसिडर होती है फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। और इसमें एक कॉन्सेप्ट अभी आपको बताने जा रहे हैं जो कि न्यू है, कि इसमें दो तरह की पार्टनरशिप होती है, एक जनरल पार्टनरशिप होती है और एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। जनरल पार्टनरशिप वही है जो मैंने बताया कि सारे पार्टनर, दो या दो से ज़्यादा जो पार्टनर हैं वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी उन पे होती है, कि वो पर्सनली लायबल होते हैं सारे डेट को पे ऑफ करने के लिए। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक जो पार्टनर होता है वो अनलिमिटेड लायबल होता है और बाकी जो पार्टनर होते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पे 4 लोग हैं, वो कहते हैं हमने पार्टनरशिप का बिज़नेस करना है, तो उसमें 3 कहते हैं कि भाई हम आपको जो है 100,000 हम देंगे, तो 300,000 हम देंगे, लेकिन हम जो है लायबल होंगे सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, कि वी विल नॉट बी लायबल मोर देन 100,000। तो उसमें एक कंडीशन ये है कि अगर 4 पार्टनर में से 3 लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर हैं तो एक को जनरल अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर बनना पड़ेगा। तो फिर इस पार्टनरशिप को हम लिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें जो 1 पार्टनर है जो कि अनलिमिटेड लायबल होगा, वो उसके नाम पे सारे केसेस होंगे एंड ही विल बी लायबल टू पे ऑल द डेट्स, और जो 3 बाकी होंगे वो सिर्फ उस वक्त तक, उस हद तक लायबल होंगे जितना कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अभी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू। एडवांटेजेस कैन बी सिंपल, लो सेटअप कॉस्ट, हायर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ कोर्स, रिलेटिवली क्विक सेटअप, लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर लिमिटेड पार्टनर्स। तो ये सिर्फ लिमिटेड पार्टनर्स के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी है, और उसमें एक कंडीशन हमने पढ़ी है कि एक को अनलिमिटेड होना ही पड़ेगा, और वो आगे उन्होंने डिसएडवांटेज में बता दिया है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द जनरल पार्टनर, डिफ़िकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल बट ईजियर दैन सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप डिफ़िकल्टीज़। अभी कॉरपोरेशन है, इसको भी हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। अ बिजनेस फॉर्म लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर्स, आर्टिफिशियल एंटिटी है दैट कैन ओन एसेट्स एंड इनकर लाइबिलिटीज़। तो ये सेपरेट एंटिटी है, शेयर होल्डर इसके सेपरेट हैं जो कि ऑनर्स हैं। बिजनेस इनकम इज़ अकाउंटेड फॉर द इनकम टैक्स फॉर्म ऑफ द कॉरपोरेशन। तो इसका जो इनकम होगी वो कॉरपोरेट टैक्स के लिए अकाउंटेड होगी, ये पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होगा, ये कॉरपोरेशन टैक्स होगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस में कह रहे हैं बिजनेस इज़ लीगल, सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ऑनर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ईजी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, वो ईज़िली अपने शेयर सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अनलिमिटेड लाइफ, इफ़ समवन डाइज इट डजंट स्टॉप द बिजनेस। ईजियर टू रेज लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये रजिस्टर्ड होते हैं, एक्सेस होती हैं इनको कैपिटल मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट में, सो इट्स ईजी टू रेज फंड्स। डिसएडवांटेजेस वही, डबल टैक्सेशन ऑफ कंपनी प्रॉफिट्स। डबल टैक्सेशन ऑफ कंपनी प्रॉफिट्स में अभी आप अगर डिविडेंड ले रहे हैं तो वो डिविडेंड जो शेयर होल्डर की वो पर्सनल इनकम है, तो अगर वो उन पर इनकम टैक्स दे रहे हैं सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉरपोरेट प्रॉफिट्स जो वो वहाँ से वो निकाल देते हैं, और बाकी का वो उस पर कॉरपोरेशन टैक्स लगता है। दूसरा है मोर डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश, इसमें रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है टू इस्टेब्लिश। मोर एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड मेंटेन, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे ऑपरेट होती हैं, तो इट्स एक्सपेंसिव टू मेक दोज कॉरपोरेशंस वर्किंग। अच्छा, अभी वो बिज़नेस एनवायरनमेंट हमारा ख़त्म हो गया। अभी जो नेक्स्ट उसमें टैक्स का भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है कि टैक्स की इम्प्लीकेशन क्या होंगी। अभी फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल फंड्स कैन बी सोर्स 3 वेज, 3 तरह के हम रेज़ कर सकते हैं जो सोर्स फंड्स के हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रेगुलेटेड होते हैं गवर्नमेंट बॉडी से, उसमें वो पर्सनल जो सेविंग्स होती हैं, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी इंडिविजुअल की जो सेविंग है
वो लेते हैं और उसको डेट में ट्रांसफ़र करके लोन जो है वो लेंड करते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट अर्न करते हैं और फिर वो इंटरेस्ट जो है पे करते हैं टुवर्ड्स द सेविंग्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जहाँ पे स्टॉक अवेलेबल होते हैं, स्टॉक ट्रेड होते हैं, ये सारी चीज़ें। और प्राइवेट प्लेसमेंट है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है कि आप पर्सनली अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पर्सनली, तो यू डोंट गो टू कैपिटल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो नेक्स्ट हम फिर पढ़ते हैं बिजनेस इंटरेक्ट कंटिन्यूली विद द फाइनेंशियल मार्केट्स। जो बिज़नेस हैं जो उनको एक्सेस होती है फाइनेंशियल मार्केट से, तो वो उनका ये कंटिन्यूली ये इट्स अ डेली जॉब। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं वो अभी हम पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर ब्रिंगिंग बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में स्टॉक है, आपके ऑप्शंस हैं, आपके शेयर्स हैं। तो ये ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने पहले बताया कि वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वो स्टॉक ऑप्शंस हो सकते हैं, वो करेंसी हो सकती है, वो शेयर्स हो सकते हैं। तो वो फाइनेंशियल मार्केट में बाय और सेल होता है। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं और अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड करते हैं। पर्पज़ क्या है फाइनेंशियल मार्केट का? इज़ टू एफिशिएंटली एलोकेट सेविंग्स टू अल्टीमेट यूज़र्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेविंग्स, किसी की सेविंग्स लेके तो यूज़र्स को लेंड करते हैं एंड देन दे मेक श्योर दैट द सेविंग्स दे गेट a good return of interest while the users pay also a reasonable interest towards the lending। तो उसको ये फाइनेंशियल मार्केट जो है ना ये एफिशिएंटली एलोकेट करती है, ये इसका पर्पज़ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसका बता रहे हैं कि वो क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस दैट टेक द सेविंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स, businesses and governments and turn them into loans or investments with other organizations। तो वो सेविंग्स इंडिविजुअल की ले सकते हैं, बिजनेस की ले सकते हैं, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे सकती है। तो वो उस सेविंग्स को लोन्स में कन्वर्ट करके तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। तो वो फिर उसमें उनका फ़र्क होता है। अगर रेट ऑफ रिटर्न जो सेविंग्स वाले को उन्होंने 6% देना है, तो वो लोन की शक्ल में 10% वो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे होंगे। तो वो उसमें से अपनी कमीशन भी ले रहे होंगे और वो अपने जो सेविंग्स जहाँ से उन्होंने लिया उनको भी रिटर्न दे रहे होंगे। इनकी एग्जांपल्स है बैंक्स, बिल्डिंग सोसाइटीज़, क्रेडिट यूनियंस, लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंस कंपनीज, सुपर एनुएशन और पेंशन फंड, मर्चेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। और ये आगे एक फ़्लो उन्होंने बताया है जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्विकली। तो सेंटर में हमने रखे हैं, तो अभी ये फ़्लो के हिसाब से उन्होंने आपको बताया। सेंटर में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रखा है, उनके एग्जांपल्स जो पहले ऑलरेडी बता दी हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, फाइनेंस, कॉइज। तो ये सेविंग्स लेते हैं जो इंडिविजुअल से, बिजनेसेस से, गवर्नमेंट से, तो उनको फिर वो लोन में कन्वर्ट करके जो बोरोर्स हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लेंड करते हैं, उनसे इंटरेस्ट रिसीव करते हैं और फिर इंटरेस्ट पे करते हैं सेवर्स को। तो ये एक फ़्लो में बताया है, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड हियर। अभी एलोकेशन ऑफ फंड्स कैसे होती है? फंड्स विल फ्लो टू इकोनॉमिक यूनिट्स दैट आर विलिंग टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न, होल्डिंग रिस्क कांस्टेंट। अभी जो फंड्स जो फाइनेंशियल मार्केट में इजीली बाइंग और सेलिंग होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो फ़ंड अगर जनरेट करना है, तो मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं फ़ंड वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा जहाँ मुझे हायर रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड होगा। अगर मुझे एक कंपनी 10% रिटर्न दे रही है और एक कंपनी के पास ऑप्शन है 15% रिटर्न का, तो मैं 15% वाले की तरफ जाऊँगा। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है वो ऐसे होती है, फंड्स विल फ्लो, वो उस तरफ जाएंगे जहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये हमेशा आपको माइंड में रखना है कि ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न कम्स विद ग्रेटेस्ट रिस्क। जितना रिस्क हाई होगा उतने ज़्यादा रिटर्न हाई होगा।
सो ये फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपको हमेशा जहन में रखना है आप ये जब भी इस तरह का टॉपिक रीड कर रहे हो। हाई रिटर्न्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन अ रैशनल वर्ल्ड the highest expected returns will be offered only by those economic units with the most promising investment opportunities। जो highest expected return होगा वो ही दे सकते हैं जो कि कहेंगे कि हमारे बिजनेस प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा हैं और हम लाजमी आपको इतना रिटर्न देंगे, लेकिन वो रिस्क भी वहाँ पे हाई होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। रिज़ल्ट क्या होगा? सेविंग टेंड टू बी एलोकेटेड टू द मोस्ट एफिशिएंट यूजेस। तो वो ज़ाहिर बात है जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न होगा सेविंग्स वहाँ पे जाएंगी। अच्छा, अभी जो यील्ड का हमने शुरू में कहा था कि हम यील्ड को देखेंगे, यील्ड कर्व क्या होती है और उसका वो कैसे इफ़ेक्ट होती है इंटरेस्ट रेट से। तो यहाँ पे एक ग्राफ बताया गया है, उसमें ये हमने एक ग्राफ जो है बनाया है जो यील्ड कर्व का। तो इसमें एक तरफ हमारे पास यील्ड है, परसेंटेज है ये रिटर्न की, और दूसरी तरफ हमारे पास ईयर्स टू मैच्योरिटी। अगर हम यहाँ पे ईयर्स टू मैच्योरिटी फॉर एग्जांपल हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और उसका रेट ऑफ रिटर्न हमने डिसाइड किया है, तो हमने अगर वो 10 साल तक मैच्योरिटी उसकी रखी है उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, 15 साल की या 20 साल की, तो वो मैच्योरिटी तक पहुँचते हुए अगर उसका जो यील्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बढ़ता रहता है, तो वो फिर अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व होगा। और अगर उसका रिटर्न ऑफ जो रेट ऑफ रिटर्न है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो डाउन जाता है, वो कम होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम टू मैच्योरिटी, तो वो फिर उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। तो यील्ड कर्व क्या है वो आपको ये अभी बता रहे हैं यहाँ पे। यील्ड कर्व इज़ अ ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड्स। तो यील्ड्स क्या है मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टर्म्स टू मैच्योरिटी फॉर अ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़। और जो मैच्योरिटी की टर्म है कि आपने 10 साल के लिए उसको मैच्योरिटी बुक किया या 20 साल के लिए। तो ये ग्राफ है विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड्स एंड ईयर्स टू मैच्योरिटी। अभी जो ये ग्राफ है मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। तो इसमें ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, यूएस ट्रेजरी बिल्स, प्राइम ग्रेड कमर्शियल पेपर, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मीडियम ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक्स, कंजर्वेटिव कॉमन स्टॉक्स, स्पेकुलेटिव कॉमन स्टॉक्स। स्पेकुलेटिव कॉमन स्टॉक जो है वो सबसे ऊपर है। अगर आप लेफ़्ट पे देखें एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो बढ़ा रहा है। तो ये हमारा रिलेशनशिप जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क के दरमियान रिलेशनशिप है। तो इसमें रिस्क भी उतना ही बढ़ रहा है जितना कि आपका रिटर्न बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये आपको हमेशा ज़हन नशीन करना है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। तो इसमें जो स्पेकुलेटिव कॉमन स्टॉक है वो आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन वो हाई रिस्क भी है। अभी डिफ़ॉल्ट रिस्क के कुछ टर्म्स हैं जो अभी हम रीड करेंगे, हमें उसको ज़हन-नशीन करना है। वो टर्म्स यूज़ होती रहती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो अगर कोई ये पूछे कि डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या है, तो वो क्या है? इज़ द फेलियर टू मीट द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न देखा था कि वो आपको 10% देंगे और उसका मैच्योरिटी जो है ईयर वो 10 साल के लिए है, तो अगर वो मीट नहीं हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट रिस्क है। तो वो ये टर्म हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टर्म है मार्केटेबिलिटी। तो मार्केटेबिलिटी नाम से ही बड़ा प्रोमिनेंट एंड वेरी इजी टू गेट इट एक्सप्लेन्ड, इज़ द एबिलिटी टू सेल अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज़ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द सेकेंडरी मार्केट विदाउट सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशन। तो मार्केटेबिलिटी क्या है कि ये वो एबिलिटी है कि जो भी सिक्योरिटीज़ है, जो भी आपके बॉन्ड्स हैं, जो हमने एग्जांपल पढ़ चुके हैं, वो सारी सिक्योरिटीज़ हम कंसीडर करते हैं। तो वो शॉर्टर पीरियड में आप उस सेकेंडरी मार्केट में उसको जो है ना सेल कर सकें और उसकी ज़्यादा प्राइस कंसेशन ना हो, मतलब कि वो ज़्यादा लो ना हो, ज़्यादा हाई ना हो। तो मार्केटेबिलिटी जो है ना वो उसको हम कहते हैं। उसमें फिर क्या होगा कि अगर आपने कुछ ईयर्स टू मैच्योरिटी रखा है तो वो कम होगा। ये है मार्केटेबिलिटी।
उसके बाद नेक्स्ट है मैच्योरिटी. Maturity is concerned with the life of the security, the amount of time before the principal amount of a security becomes due. तो हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि पेंशन फंड्स हैं या आपकी इंश्योरेंस है, तो ये इस तरह के हैं कि जो ये सिक्योरिटी इशू करते हैं या जो ये आपको एडवांटेज देते हैं उसमें उसकी लाइफ मेंशन होती है कि उस टाइम से पहले आप ये मैच्योर नहीं हो सकती, उस टाइम से पहले आप अपने जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो आप उसको नहीं ले सकते. तो मैच्योरिटी हम ये जब टर्म यूज़ करें तो हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसकी लाइफ की बात कर रहे हैं कि इस लाइफ तक जो है ना आपका इतना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा. नेक्स्ट है टैक्सेबिलिटी. टैक्सेबिलिटी कंसिडर्स द एक्सपेक्टेड टैक्स कंसिक्वेंसेस ऑफ द सिक्योरिटी, कि वो सिक्योरिटी जो आपकी है या जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो उस पर कितना एक्सपेक्टेड टैक्स जो है वो आप पे करेंगे, तो उसको टैक्सेबिलिटी हम कहेंगे. आगे एम्बेडेड ऑप्शन है. एम्बेडेड ऑप्शन इसमें मतलब अपॉर्चुनिटी है टू चेंज स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिक्योरिटी. अगर आपने कोई सिक्योरिटी की है तो आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप उसमें एक उसको चेंज कर सकें या उसमें जो रिस्क है उसको एलोकेट कर सकें, तो इस ऑप्शन को फिर हम एम्बेडेड ऑप्शन कहेंगे. नेक्स्ट हम इन्फ्लेशन देखेंगे. इन्फ्लेशन इज़ अ राइज इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर हमारी गुड्स या सर्विसेज हैं उनकी प्राइस राइज होती है तो हम इसको इन्फ्लेशन कहते हैं. द ग्रेटर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन दैन द ग्रेटर द एक्सपेक्टेड रिटर्न. जितनी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी उतने ही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होंगे, उतना ही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, बैंक की बोरिंग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे. तो इन्फ्लेशन राइज होने से सब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सब बढ़ता है. हमारा चैप्टर 2 है ये हमारा ख़त्म हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गए होंगे. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो कमेंट में मैसेज कर सकता है तो हम उसको ज़रूर आंसर करेंगे. अल्लाह हाफिज़.